हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासरूम। तो आज हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। और जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा है कि सीक्वेंस एंड सीरीज के बेसिकली फिर से 5 क्वेश्चंस ही आएंगे, बट इसका सिलेबस बहुत वाइड दिख रहा होगा आपको, है ना। तो कुछ कुछ ऐसे मैथ है, जैसे कि आप नेक्स्ट वाला देखोगे स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका भी सिलेबस काफी वाइड है। तो इनमें क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जो टेस्ट है, जैसे डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट, रेबे टेस्ट, लोगरिथम टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए, ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो आप एकदम से फटाफट से उसको कर दो। ये जो कोचे एनथ रूट सॉरी रूट टेस्ट है, ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जो भी आप सिलेबस देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए, तभी आपके 5 के 5 क्वेश्चन पॉसिबल है, हो सकते हैं। ओके, और इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स वगैरह भी हैं। और देखो ये जो थ्योरम्स दी हुई है, इनकी स्टेटमेंट्स ओनली लिखा भी हुआ है, तो आपको सबकी स्टेटमेंट्स करनी है। ये जो 4 थ्योरम है ना, ये वाली रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स इन द सीरीज, रीमान रीअरेंजमेंट थ्योरम एंड दिस। ठीक है, तो इनके आपको क्या करना है, स्टेटमेंट याद करके जानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। उससे आप लोगों को काफी हेल्प होगी और काफी आइडिया भी लगेगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। देखो, तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें तो आपको पता है कि सीक्वेंस एंड सीरीज की बाउंडेडनेस वगैरह इन सब चीजों की बात की जाती है, कि लिमिट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो हमारा जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, दैट इज एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स हैज ए लिमिट पॉइंट। ये कौन सी थ्योरम है? ये अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही आती है, और इसको बोलते हैं बोल्जानो-वेरस्टेस थ्योरम, है ना। और ये हमारे रियल एनालिसिस में भी आती है। तो इसलिए कह रही हूँ मैं आपको, ये सारी थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स याद होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो इसका फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो गया? बोल्जानो-वेरस्टेस थ्योरम। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस दी है और उसके बारे में पूछे कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखो, पहली बात तो आप ये चेक करो कि जो जैसे कि मैंने लिया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज ये जो टर्म है उसको आपने मान लिया ए एन इज इक्वल टू 3n+7 एंड डिवाइडेड बाई 4n+8। ये हमारी टर्म है। अब an+1 क्या होगा मेरा, n की जगह n+1 रख दो, 4n+1+8। अब आपको ये चेक करना है कि an बड़ी होगी या an+1 बड़ी होगी। उससे पता चलता है ना कि आपकी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार हम an+1 माइनस an लेके चलते हैं, ये चेक करने की ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। तो दिस इज इक्वल टू, तो पहले ये लिखो, तो मैं यही कर देती हूँ, चलो यही कर लेते हैं, 3n+1+7 डिवाइडेड बाय 4n+1+8 एंड देन माइनस 3n+7 डिवाइडेड बाय 4n+8। एलसीएम ले लो इनका भी। सो दिस इज इक्वल टू 4n+1+8 एंड पूरे की मल्टीप्लाई किसके साथ, 4n+8। अब जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3n+1+7 एंड 4n+8 एंड देन माइनस 3n+7 की किसके साथ, 4n+1+8। ठीक है, ये आया हमारा। अब देखो नीचे वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही है ना। अब ऊपर वाले को चेक करने की वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक बार तो देखो, इसको जब आप खोलोगे ना, ये वाली जो टर्म है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3n+3, है ना। इसी तरह से इसको कैसे लिख सकते हो, 4n+4, ये वाली जो टर्म है। तो मैं इनको ऐसे लिख देती हूँ कि 3n+7+3 एंड 4n+8। सिमिलरली इसमें ऐसे ही करेंगे हम, माइनस 3n+7 और इसको हम लिख देंगे 4n+8 एंड देन +4। क्लियर, ये प्लस है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसकी
इसके साथ मल्टीप्लाई एंड देन फिर 3 की, इसी तरह से इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और देन फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये करते हो डिवाइडेड में ये चीज चल रही है हमारी, तो डिवाइडेड बाय दिस होल वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू 3n प्लस 7 4n प्लस 8 प्लस 3 इंटू 4n प्लस 8 एंड देन माइनस 3n प्लस 7 4n प्लस 8 एंड देन ये प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस आएगा एंड देन क्या आएगा 3n प्लस 7 इंटू 4। ठीक है, ये आया हमारा। अब देखो इससे ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो यहाँ पर क्या बचा मेरा, तो 4 तिये 12 n प्लस 8 8 दूनी 16 8 तिये 24 एंड माइनस ये वाली टर्म माइनस की है तो माइनस के 12 एंड 7 चौक 28। तो ये वाली इससे फिर से कैंसिल हो गया, बट ये माइनस का था ना, रुको यहाँ माइनस आएगा, माइनस। सो दिस इज इक्वल टू -4 एंड डिवाइडेड बाय दिस होल वैल्यू, बट नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव और ऊपर वाली नेगेटिव, तो ये वो होल वैल्यू क्या आई मेरी, लेस देन 0, नेगेटिव आई। तो जो मैं an प्लस 1 माइनस an लेके चली थी वो मेरा नेगेटिव आया, इसका मतलब an प्लस 1 लेस देन an है ना। तो इसका मतलब मेरी सीक्वेंस कैसी है, डिक्रीजिंग। जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो पिछले वाली वैल्यू से छोटी आ रही है, सो हमारा जो आंसर है वो क्या हुआ, डिक्रीजिंग। सो दिस वन क्लियर। चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आपको एक सीरीज गिवन है 2n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन है ना। तो गामा एन क्या होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसके हमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात करनी है, तो आप ये चेक कर लो कि ये हमारी पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, तो आप फोर्थ चैप्टर अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ चैप्टर में क्या था, पहले डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, फिर कोचे रूट टेस्ट, फिर रेबे टेस्ट एंड आगे जो भी आते हैं हमारे, है ना, ये सारे टेस्ट, लास्ट में अपना गोस टेस्ट, फिर कोचे इंटीग्रल टेस्ट, वो भी आते हैं। तो हमें ये चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, लाइन वाइज चलते जाएंगे। सबसे पहले हमें डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा के देखना है इसमें कि अप्लाई होता है या नहीं होता। तो हमारी जो टर्म है nth टर्म वो क्या है इधर, an इज इक्वल टू 2n माइनस 1 बाय गामा एन का मतलब n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो हमारा जो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट है वो क्या कहता है, मैं लिख देती हूँ एक बार, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, कि आपको ये चेक करना है an बाई an प्लस 1 और इसमें कर दो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, है ना। इफ दिस इज ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, इफ दिस इज लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो टेस्ट फेल। सबको याद होना चाहिए ये, है ना। तो हम यही चेक करेंगे कि an बाई an प्लस 1 निकाल के देखते हैं। तो ये मेरा an है, an प्लस 1 क्या आएगा, n की जगह n प्लस 1 रख दो तो हो जाएगा 2n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ, तो जैसे ही मैं इसके डिवाइड में इसको करूंगी तो an बाई an प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू ये n फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा एंड 2n प्लस 1 ऐसे होगा। क्लियर। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को, सो दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल को हम n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n लिख देंगे एंड डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसमें देखो आप इन दोनों में से n कॉमन लो, सो दिस इज इक्वल टू n 2 माइनस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 2, सॉरी n बाहर लेना है ना, n एंड 2 प्लस 1 बाई n, और एक n ये वाला बचा है ये n, तो एक n से एक n कैंसिल हो गया। और फिर जब आप इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये वाली वैल्यू तो हमारी आएगी 2 माइनस 0 2 प्लस 0, तो 2 बाई 2 और ये n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 1 इंटू इन्फिनिटी क्या आया मेरा, इन्फिनिटी विच इज ग्रेटर देन 1, है ना। सो इसका मतलब क्या आया, कन्वर्जेंट बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट।
ओके यस। तो यहां से मैं लिख देती हूँ कि ओके ये वाली जो वैल्यू है दिस इज इंफिनिटी विच इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इसको वापिस से फिर छोटा कर देते हैं। तो इसलिए ही कह रही हूं मैं कि ये सब आपके लिए जरूरी है ना। देखो अभी ये टेस्ट नहीं आता तो आप कैसे करोगे। चलो नेक्स्ट। ओके फिर से एक सीरीज आई है, देखो अब से फिर से वही टेस्ट लगेगा क्योंकि इसने पूछा है एक्स की वैल्यू लेस देन होगी 1, ग्रेटर देन 1 होगी या इज इक्वल टू 1 होगी, तब कन्वर्जेंट होगा। तो चेक करो, पहली बात तो ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है क्योंकि हमें एक्स गिवन है पॉजिटिव यहाँ पर। तो इसने खुद ही कहा है कि अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की पावर कितनी भी कर लो पॉजिटिव ही आएगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अभी हमें वही करना है, पहले डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट ही लगा के देखते हैं। चलो तो लगाओ, पहले तो यहां से nth टर्म निकालो। तो ए एन क्या आएगा, देखो फर्स्ट टर्म में आ रहा है 1+1 और यहां पर आ रहा है 1+2 और x की पावर 1। यहाँ पर कितना है और इसकी पावर भी 1 है क्योंकि यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है। तो ये क्या हुआ मेरा 2+1 और ये हुआ मेरा 2+2 और पावर भी 2। तो मतलब जो भी टर्म है ऊपर +1 कर दो नीचे +2 कर दो। तो मैंने यहाँ पर nth लिखा तो n+1 किया और नीचे n+2 कर दिया, और जितनी जोन सी भी टर्म है उसकी पावर भी उतनी हो जाएगी, तो n पावर कर दो और x की भी उतनी पावर है, x की पावर n। ये मेरी nth टर्म आई है। सबसे बड़ा काम तो यही है कि कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि वही डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट ना, या फिर एक काम करो इसको कोचे रूट टेस्ट से कर सकते हैं। ऐसा क्यों सोचा हमने, क्योंकि आपको पता होगा कोचे रूट टेस्ट में क्या होता है कि अगर ए एन है और उसकी पावर 1/n और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर दो, तो अगर वो लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 ये लिख देती हूँ कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट और इज इक्वल टू 1 पे फिर टेस्ट फेल। तो अगर आप पावर 1/n करोगे तो ये n पावर भी कैंसिल, ये भी n पावर कैंसिल, तो बहुत ईजी हो जाएगा। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से भी हो सकता है, मतलब आप ट्राई कर सकते हो, बट इससे बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट सबसे पहले ट्राई करते हैं, या तो डीएलएम्बर्ट या फिर कोचे रूट टेस्ट। रूट टेस्ट तब ट्राई कर सकते हो जब होल पावर कुछ गिवन हो आपको। तो अभी हमने यही किया, यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ये ए एन है और मैं इसकी पावर 1/n ले लेती हूँ, ए एन की पावर 1/n। तो ये n भी कैंसिल होगा, ये भी n कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n+1/n+2 एंड देन इनटू में x, है ना, ये वैल्यू आई। अब मेरे पास ये आया और जब मैं इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करूंगी तो मैं क्या करूंगी, ऊपर से भी n कॉमन ले लूंगी, नीचे से भी n कॉमन ले लूंगी। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन लिया तो 1+1/n, सॉरी यस, एंड देन n इंटू 1+2/n एंड इंटू में x। इस n से इस ये n कैंसिल हो गया। तो दिस इज इक्वल टू, जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे ये 0 ये भी 0, तो 1/1 दैट इज 1 इंटू x। अब कोचे रूट टेस्ट ये कहते हैं कि जब ये वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्जेंट होगा, इज इक्वल टू 1 पे मुझे नहीं पता। तो जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है ना, उसने यही तो पूछा है। देखो यहाँ पे कि x की, सॉरी सर, x की कौन सी वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है, तो ये मेरा आंसर हो गया, x इज इक्वल टू 1 के लिए। क्लियर, नेक्स्ट देखो, इनफाइनाइट प्रोडक्ट के भी आते हैं जो हमारा लास्ट चैप्टर्स है ना, यूजुअली हम छोड़ के जाते हैं एग्जाम में, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि आपको कहा कि 1+1/n है और इसको चेक करो कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या क्या है। तो देखो एक बार मेरी अगर सलाह मानो तो सारे सारे एग्जाम्पल्स तो देख के जाना, हो सकता है कि वहां से आ जाए। अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो बस ये वाले तो कर लो एटलीस्ट कि मैं कैसे करवा रही हूँ। देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि आपको एक चीज चेक करनी है, ये आपकी क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1+1/n। तो इसको आप एक बार ऐसे लिखो, प्रोडक्ट सपोज k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1+1/k। अब जैसे कि ना हम सीरीज में करते हैं, सीरीज में क्या करते हैं, एसओपीएस निकालते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स।
तो हम पहली n टर्म्स का सम चेक करते हैं कि वो कन्वर्जेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी तरह से यहाँ पर करो कि पहली n प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट, पहली n टर्म्स का प्रोडक्ट देखो कि वो कैसा आ रहा है। तो अगर मैं पहली n टर्म्स का प्रोडक्ट करूं, सपोज मैंने ऐसे लिया प्रोडक्ट k फ्रॉम 1 to n, ठीक है, n टर्म्स का प्रोडक्ट करो बस, तो क्या आएगा 1 + 1 / k एंड दैट इज इक्वल टू, देखो 1 + 1 / k का मतलब ये हो गया ना प्रोडक्ट k फ्रॉम 1 to n एंड k + 1 / k, मैंने एलसीएम ले लिया बेसिकली। तो दिस इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, तो ये आएगा 2/3, नहीं 2/1, देन 3/2, देन लास्ट में क्या आएगा n इज इक्वल टू n + 1/n। ये आया मेरा, है ना, पहली n टर्म्स का प्रोडक्ट मेरा ये आ रहा है। अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आगे क्या आएगा 4/3 आएगा ना, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और इस टर्म से पहले क्या आएगा n - 1/n आएगा, तो नहीं उल्टा लिखा है ना, n/n - 1 आएगा, तो इस n से n भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ओनली दीज 2 टर्म्स बचेंगी, ये और ये, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा n + 1/n। अब चेक करो n + 1/1, जब आप n टाइम्स टू इंफिनिटी करोगे तो ये वाली टर्म आपकी कन्वर्जेंट आ रही है, नहीं आ रही। तो जब फाइनाइट टर्म्स की प्रोडक्ट ही आपकी कन्वर्जेंट नहीं है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट कैसे कन्वर्जेंट हो सकती है ना। तो इसका मतलब ये जो मेरी इनफाइनाइट प्रोडक्ट है ये कैसी है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। बहुत इजी था, और अगर आप बिल्कुल ही छोड़ के जाओ चैप्टर तो आपका ये क्वेश्चन मिस हो सकता है, दिस इज डाइवर्जेंट, ओके ओके। हम्म, चलो नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट इसमें पूछा इसका लोअर बाउंड, तो 1 + 1/n की पावर n, लेकिन लोअर बाउंड भी ना देखो ग्रेटेस्ट पूछा है, तो चलो करते हैं पहले, फिर बताती हूँ कि क्या आएगा। देखो 1 + 1/n की पावर n, तो इसको बाइनोमियल से खोल दो, तो मेरे पास है 1 + 1/n की पावर n, बाइनोमियल से खोलेंगे तो क्या आएगा, पहले तो 1 आएगा, फिर होता है nc1 ना, तो nc1, देखो पहले चलो अच्छे से खोलू क्या, ये आएगा nc0, ये इसकी पावर n और इसकी पावर 0, तो ये आएगा 1, फिर प्लस nc1, फिर एक आएगा 1/n, ठीक है। इसी तरह से प्लस nc2 एंड 1 + n का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट तक मतलब लास्ट में क्या आएगा ncn और 1/n की पावर n, ऐसे आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आएगी मेरी 1, नेक्स्ट आएगा n × 1/n, nc2 क्या आता है n-1/2 फैक्टोरियल, और ये हो गया मेरा 1/n स्क्वायर। इसी तरह से n-1 n-2/3 फैक्टोरियल, ये मेरा nc3 होता है ना, एंड इंटू 1/n की पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा तो लास्ट तक ये आएगा। चलो अब इस टर्म को देखो, दैट इज 1 + 1, क्योंकि n से n कैंसिल हो गया, एंड देन प्लस, ये मैंने 1/2 को बाहर निकाल लिया 2 फैक्टोरियल को। अब देखो एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा n - 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल को मैंने बाहर निकाला, एक n से एक n कैंसिल, तो मेरे पास एक तो बचेगा n - 1/n और एक बचेगा n - 2/n, ऐसे चलाते जाएंगे लास्ट तक, मतलब जो लास्ट टर्म है। सो दिस इज इक्वल टू 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल, एंड जब आप इसको देखो n/n करोगे 1 - 1/n, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, इसको भी ऐसे ही ब्रेक डाउन करो 1 - 1/n एंड 1 - 2/n एंड प्लस ऑन। अब मुझे इतना पता है कि ये जो सारी वैल्यूज है वो पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, क्योंकि n की जो वैल्यू है ना वो हमेशा ही 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो n की वैल्यू जब 1 होगी तो ये 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 होगी तो 1 - ½ होगा ना, सो वो तो पॉजिटिव होता है।
इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो हमेशा इससे छोटा रहने वाला है या इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव एंड सो ऑन। पीछे वाली जब सारी वैल्यू टर्म्स आपकी पॉजिटिव हैं, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या होगी, ये तो 1 + 1 2 हो गया, प्लस कोई पॉजिटिव नंबर, क्योंकि पीछे वाले सारे पॉजिटिव नंबर है ना। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो हमारी 2 से तो बड़ी होगी ना, क्योंकि आप 2 में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो, तो मेरा जो पूरा आंसर है वो हमेशा क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, ठीक है। और अगर आपको पता हो जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी करते हो ना इस सीरीज में, तो ये आता है ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, और उसकी वैल्यू होती है 2.3 समथिंग। तो ये वैल्यू हमेशा ही 2 से बड़ी होती है। अब उसने ये कहा कि इसका लोअर बाउंड बताओ, बट उसने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पूछा है, क्योंकि लोअर बाउंड तो इसका 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है, बट इन सारे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पूछा उसने। तो देखो 0 भी लोअर बाउंड है, 1 भी लोअर बाउंड है, बट 2 भी तो लोअर बाउंड है, तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 2। क्लियर। तो यहां से मेरा आया आंसर 2, ठीक है। अगर सिर्फ लोअर बाउंड करे तो तीनों ही आंसर है, क्योंकि लोअर बाउंड तो सभी है, उससे 2 से छोटा कोई भी नंबर ले लो सारे लोअर बाउंड बन जाएंगे। तो ये चीज हमें थोड़ा ध्यान देने वाली थी। चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके। हम्म ये देखो, ये मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि ये ना एक थ्योरम है, वो जो रीमान रीअरेंजमेंट थ्योरम होगी, ये वाली थ्योरम है डिरिचलेट कोची थ्योरम। ये सारी की सारी थ्योरम्स की स्टेटमेंट आपको याद करके जानी है। देखो एज इट इज आई है, एकदम एज इट इज, कि एक सीरीज है और उसको जब आप रीअरेंज करके बताते हो और फिर ये कहते हो कि इसका जो क्या बोला, द सीरीज ऑब्टेन फ्रॉम एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज बाय एन अरेंजमेंट ऑफ कन्वर्जिंग एब्सोल्युटली हैज द सम एज द ओरिजिनल सीरीज, ये बोला है। तो ये कौन सी थ्योरम हमारी, रीमान रीअरेंजमेंट थ्योरम। बट मैं आपको ये कहूंगी कि आपको ये सारी थ्योरम्स की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, लिख लो और बुक में भी 3-4 बार रिवाइज करके जाओ। एटलीस्ट आपको ये होना चाहिए कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस तो ना रहे, है ना, क्योंकि बाकी वालों बाकी तो कैलकुलेशन वाले हैं, उनमें मिस्टेक भी हो सकती है, बट अगर स्टेटमेंट याद करके जाओगे आपका टाइम भी नहीं लगेगा। स्टेटमेंट देखी, आंसर टिक। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा दिस वन, रिमान रीअरेंजमेंट थ्योरम। नेक्स्ट, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी यही चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फिर चेक करेंगे कि बाउंडेड है या नहीं है। तो पहले आप ए एन लिखो, फिर ए एन प्लस वन लिखो, और फिर ए एन प्लस वन में से ए एन को माइनस करेंगे। तो ये मेरा ए एन है, मैं अभी डायरेक्टली ए एन प्लस वन लिखती हूँ। ए एन प्लस वन क्या आएगा, 2 n+1 -7 एंड देन डिवाइडेड बाय 3 n+1 +2, ये आया। अब आप क्या करो, इसमें से ए एन को माइनस करो, है ना। सो दिस इज ए एन प्लस वन, तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन करेंगे तो आएगा 2n+1 -7 एंड देन 3n+1 +2 माइनस 2n-7 एंड देन 3n+2। बेसिकली वही करना है, एलसीएम लेते हैं फटाफट से, सेम ही है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। 3n+1 प्लस जो भी है 2 एंड देन 3n+2। तो नीचे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला पॉजिटिव है, एन पॉजिटिव, उसमें कुछ पॉजिटिव ऐड कर रहे हो, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर पॉजिटिव ऐड कर रहे हो, तो पूरा ओवरऑल पॉजिटिव ही है, कहीं से नेगेटिव बनने का चांस नहीं है, ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे अभी, 2n+1 -7, अभी इस पूरे की मल्टीप्लाई 3n+2 के साथ, माइनस 2n-7 एंड देन इसके साथ मल्टीप्लाई 3n+1 +2, ठीक है। तो अभी ऊपर वाले पे फोकस अपना पूरा। अभी इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n+2, और ये वाली जो टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3n+3। वैसे ही करेंगे जैसे प्रीवियस वाला किया, उससे ये हो जाता है कि आपको ना पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ती, वो कुछ टर्म ऐसे ही कैंसिल हो जाती है बिना मल्टीप्लाई किए। तो दिस इज इक्वल टू 2n-7 +2, 3n+2 माइनस 2n-7
and this is 3n plus 2 plus 3 and divided by this, जो भी वैल्यू है ये वाली, ठीक है, तो ये सेम है नीचे। अब देखो मैं क्या करूंगी, अभी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर अलग से इसकी मल्टीप्लाई, सिमिलरली इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर 3 की मल्टीप्लाई अलग से। तो दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 7 एंड 3n प्लस 2 एंड फिर मैं 2 की अलग से कर देती हूँ, 2 इंटू 3n प्लस 2 एंड देन माइनस का साइन है, इसका भी ध्यान रखना अपने को, तो माइनस 2n माइनस 7 3n प्लस 2 एंड देन दिस प्लस एंड दिस माइनस, तो माइनस का 3 2n माइनस 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय होल वैल्यू पॉजिटिव नंबर। सो अगेन देखो दिस वैल्यू इज कैंसिल बाय दिस वैल्यू, इसलिए बोल रही हूं मैं कि आपको मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ ये क्या बना हमारा, 3 दूनी 6 प्लस 4 और ये है माइनस का 6 एंड देन 7 7 दूनी 14 7 18। रुको रुको, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस है ना, 7 सॉरी सॉरी कितना था अपना, हाँ 7 7 दूनी 14 7 21, सॉरी। अब ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, देखो जो भी आ रहा है बट पॉजिटिव आया 25, इससे ये कैंसिल हो गया एंड डिवाइडेड बाय भी कोई पॉजिटिव नंबर ही है ये पूरा, तो दिस ओवरऑल वैल्यू इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो an प्लस 1 ग्रेटर देन an हो गया, तो इसका मतलब ये मेरी इंक्रीजिंग हो गई, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी करना है, ऐसा नहीं है कि मैं जैसे कर रही हूँ समझा रही हूँ तो इतना टाइम नहीं लेंगे हम, हमें तो रफ में करना है। तो एक तो इंक्रीजिंग के लिए या तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है या फिर थर्ड वाला, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब हमें चेक करने की बाउंडेड है या नहीं है ना, ये और चेक करते हैं। चलो अगर इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो तो होगी ही, क्योंकि वो स्टार्ट होगी फिर उसके बाद तो बढ़ती बढ़ती जाएगी। हमें चेक करने की उसका कोई अपर बाउंड है या नहीं है, देखते हैं एक बार ध्यान से। छोटा करते हैं पहले इसको। ओ ओ हम्म देखो अभी, हाँ हमें चेक करना है कि ये 2n माइनस 7 और 3n प्लस 2, तो an है हमारा 2n माइनस 7 एंड 3n प्लस 2। एक बार इसको ओपन करके देखो क्या आएगा बेसिकली। n की जगह 1 रखते हैं, a1 कितना आएगा, तो 2 माइनस 7 और नीचे आएगा 3 प्लस 2, तो ये आएगा मेरा माइनस का 5/5 दैट इज -1। तो इसका मतलब इसका लोअर बाउंड -1 है, क्योंकि उसके बाद तो इंक्रीजिंग है ना, उसके बाद तो बढ़ेगी। उसके बाद a2 क्या आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 प्लस 2, तो माइनस का 3 और 8 दिख रहा है ना। तो ये वाला जो नंबर है ये बेसिकली -1 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 4 होता तो 1/2 आता, तो उससे भी वो है। इसी तरह से a3 और निकालते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 10 11, तो माइनस का 1/11। देखते हैं पॉजिटिव भी आती है या 0 0 ही बाउंड बनेगा इसका। a4 कितना आएगा, 4 दूनी 8 -7 और नीचे आएगा हमारा 4 4 दूनी 8 4 तिये 12 13 14, तो दिस इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, इतना तो लग रहा है कि पॉजिटिव आएगी, 0 बाउंड नहीं है। फिर एक दो और लेके देख सकते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है, चलो एक और देखते हैं a5। 5 दूनी 10, 10 में से 7 गए 3 और नीचे 5 तिये 15 16 17, तो हमेशा ही ना देखो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि an है वो हमेशा ही 1 से छोटा रहे, क्योंकि इतना तो पता है -1 से तो बड़ा ही है या फिर उससे इक्वल है। तो an की वैल्यू -1 से तो हो गई, बट ये चेक करते हैं एक बार an 1 से छोटा या बड़ा है ना। इसको कैसे कर सकते हैं हम, एक काम करो इसको ना इसके जैसा बनाने की कोशिश करो। तो an है मेरा 2n माइनस 7 बाई 3n प्लस 2, तो अगर मुझे ऊपर भी 3n प्लस 2 बनाना हो तो n मुझे ऐड करना पड़ेगा, n सब्ट्रैक्ट, फिर मेरा 3n बन जाएगा, और 2 ऐड कर दो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये करो, तो दिस इज इक्वल टू 3n, इसको
और इसको मिला के तो 3n बन गया, और मुझे +2 चाहिए तो एक ये, ठीक है, तो +2, और बाकी जो भी पोर्शन बचा तो क्या बचा, माइनस का n और माइनस के 9 डिवाइडेड बाय 3n+2, और यहाँ पर भी 3n+2, माइनस कॉमन ले लो आप, ये बना, ये कितना आया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस n+9 बाय 3n+2। तो यहां से ना एक चीज ध्यान से नोटिस करो, ये भी कोई n तो मेरा पॉजिटिव नंबर है, n हमेशा ही 1 से स्टार्ट होता है ना, ये भी पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर, ये होल वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। 1 में से आप कुछ भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव माइनस कर रहे हो, तो ये जो an की वैल्यू है क्या वो कभी 1 से बड़ी हो सकती है, नहीं ना। तो an की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, 1 माइनस समथिंग, माइनस और समथिंग जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो an है वो हमेशा ही मेरा 1 से छोटा होगा। तो मुझे यहाँ से पता चला कि an की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी हमेशा, तो an मेरा बाउंडेड भी हो गया यहाँ से। क्लियर सभी को? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना अगर किसी को समझ ना आया हो या जो भी डाउट हो। तो यहां से मेरा कौन सा आंसर आया, इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, तो ये भी गलत, दिस इज नॉट बाउंडेड वाला। नेक्स्ट करते हैं। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको, जब भी स्क्वायर रूट में और बीच में प्लस या माइनस मिले, तो पहला काम क्या करो, उसको रेशनलाइज कर दो हमेशा ही। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाले से प्रोडक्ट कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना, फिर चेक करते हैं कि ये कन्वर्जेंट आएगी या डाइवर्जेंट आएगी। तो मेरी सीरीज है an इज इक्वल टू n⁻³ + 1 माइनस n⁻³। तो अभी मैंने क्या कहा कि हम इसको प्लस वाले से, तो बीच में प्लस लो और उसी से डिवाइड कर देंगे और उसी से मल्टीप्लाई, ये किया मैंने। इससे क्या होगा, यहाँ ऊपर तो आपको पता है a-b वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा n⁻³ + 1 एंड देन माइनस ऑफ n⁻³ एंड डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। ओके, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास अभी मेरी जो an है वो ये है। और अगर आपको याद हो an/bn वाला फॉर्मूला, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ भी अगर पॉजिटिव पावर हमारी बाहर आ रही है नीचे से, उसी को bn लेट कर लेते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, n की जितनी पावर नीचे से बाहर आ सकती है ना, उसको कॉमन ले लेते हैं हम। तो यहाँ से n⁻³ बाहर आ रही है, बट इसकी पावर 1/2 भी है, तो n⁻³ बाहर आएगी, और अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/n⁻³ और इसकी पावर 1/2 एंड प्लस यहाँ पे, यहाँ पर तो पूरा ही बाहर आ गया ना, तो ये तो 1 है। क्लियर? तो मैंने ये बाहर लिया n⁻³/2। अब अगर मैं अपने bn को ये लेट कर लूं n⁻³ आप सभी को ये फॉर्मूला याद है ना, कि अगर आपके पास an है और अगर आप an/bn करते हो और जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हो, कोई भी नॉन जीरो और पॉजिटिव कोई भी फाइनाइट नंबर आता है, तो जैसा bn बिहेव करती है वैसा ही an बिहेव करती है। यही रिजल्ट यूज करते करते हैं अभी हम। तो अभी हम क्या करेंगे, an/bn करो, तो ये मेरी an है, दिस इज माई an, एंड मैं इसको bn से डिवाइड कर रही हूँ, तो मैं अगर पूरे को 1/n⁻³ से डिवाइड करूंगी तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। अब जब इसमें मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगी, तो an/bn में जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, तो क्या आएगा, 1/n की पावर जो भी है, मतलब दिस इज 0, है ना, 1/∞ 0, तो ये मेरा 1 आया और ये भी मेरा 1 आया, तो 1 + 1 2 आया, तो 1/2 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट। तो जिस तरह से मेरा bn होगा वैसे ही मेरा an होगा। और इस वाली को आप अगर आपको पता हो, दिस सीरीज बाय p टेस्ट, p टेस्ट क्या कहते हैं कि अगर आपकी जो पावर है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट, और अगर लेस देन है तो डाइवर्जेंट, है ना। तो यहां से मेरा बाय पी टेस्ट bn मेरा क्या है, कन्वर्जेंट, सो माय an भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो यहां से मेरा आया कन्वर्जेंट। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, ये कौन सा है, ये तो कोचे रूट टेस्ट ही बोला है, एकदम स्टेटमेंट ही बोलिए कोचे रूट टेस्ट की। un इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड un की पावर 1/n l
तो डाइवर्जेंट कब होता है? जब एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, दिस वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये देखो, ये आया है हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज से। अल्टरनेटिंग सीरीज में आपको पता हो अगर, कि आपको सिर्फ एक ही ज्यादातर टेस्ट याद रखना है, लेबनीज टेस्ट। नीज टेस्ट, ठीक है। लेबनीज टेस्ट क्या कहता है? -1 की पावर अगर an है, ऐसे -1 की पावर n इंटू an है, तो an आपका डिक्रीजिंग होना चाहिए और an टेंस टू 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आपकी जो सीरीज है वो क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। हम यही चेक कर देंगे अभी। देखो, तो आप क्या करो, चेक करो इसको कि n की पावर 5 है ना? तो बेसिकली मेरा 1/n की पावर 5 मेरा है an। तो ये डिक्रीजिंग भी है, जैसे जैसे आप n बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो an मेरा डिक्रीजिंग भी है, और जैसे ही आप n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे an में, तो मेरा क्या आएगा? 0 भी आ रहा है। तो बाय लेबनीज टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट, है ना? बट उसने आंसर में ना ऑप्शंस में कन्वर्जेंट नहीं बोला, उसने क्या बोला है? या तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी या फिर कंडीशनली। तो एब्सोल्युटली में क्या होता है कि मोड करने के बाद भी कन्वर्जेंट आनी चाहिए। और कंडीशनली में क्या होता है कि मोड करने के बाद कन्वर्जेंट नहीं आ रही। तो देखो, मोड करते हैं इसका अगर हम, तो मोड करने से क्या होगा? जो -1 है वो पूरा कैंसिल हो गया, है ना? तो an हमारी आई 1/n की पावर 5। और अभी सीरीज को चेक करना है, यहाँ पर सीक्वेंस को चेक करते हैं, यहाँ पर सीरीज को। अब अभी अभी बताया मैंने, क्योंकि जब मेरी समीशन ऑफ an ऐसी है, तो अगर आपकी पावर ग्रेटर देन 1 है, देन बाय पी टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट। तो यहां से मेरा जो मोड है वो भी कन्वर्जेंट आ रहा है, और बाय लेबनीज टेस्ट वैसे भी कन्वर्जेंट आ रही है। तो ये मेरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई, क्योंकि अगर ये मोड करने के बाद कन्वर्जेंट नहीं आती ना, तो उसके बाद ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होती। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी सेम ही है। नेक्स्ट में आप क्या करो, क्योंकि ये अभी हम लेबनीज टेस्ट लगाएंगे, तो यहाँ से क्या आ रहा है? -1 की पावर n और 1/n²। तो ये जो 1/n² है ना, ये मेरा क्या है? an। अब an को चेक करो, an है मेरा 1/n²। पहली बात तो ये डिक्रीजिंग है, और जैसे ही आप n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे ये 0 पे भी जा रहा है। तो बाय लेबनीज टेस्ट ये सीरीज जो है हमारी वो क्या होगी? कन्वर्जेंट हो गई। सीक्वेंस, सॉरी, ये जो सीक्वेंस है वो क्या हो गई? कन्वर्जेंट। और जैसे ही ये मेरी कन्वर्जेंट हुई, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि जो लिम सूप है और जो लिम इन्फ है वो आपके दोनों ही क्या आते हैं? सेम आते हैं, है ना? तो यहां से मेरा 0 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर से स्टेटमेंट आई। मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि आपको सारी थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स याद होनी चाहिए। इफ an इज कन्वर्जेंट एंड bn इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, तो ये कौन सा टेस्ट होता है कि आपका जो समीशन an bn है वो भी आपका कन्वर्जेंट है? बताओ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सारे बुक्स में अवेलेबल हैं। आप सभी को सारी थ्योरम्स याद होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी अभी जो सा हमने किया, -1 की पावर n/n²। वापिस से एकदम सेम ही है। देखो ऑप्शंस में बस थोड़ा सा 0 0 अब थर्ड ऑप्शन हो गया, तो ये 0 0 आएगा। नेक्स्ट देखो, इफ m इज ए फिक्स इंटीजर, देन हमें ये प्रूव करना है कि, मतलब इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है कि क्या आएगी। चलो चेक करते हैं। तो मैं एक बार लिख लेती हूँ, क्या दिया इसने? an इज इक्वल टू 1/n और m+1 m+2 एंड m+n, इस पूरे की पावर 1/n। ओके, तो इसमें कौन सा लग सकता है? चलो देखते हैं। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, इस पूरे की पावर 1/n कर लो। तो उसमें हम क्या करेंगे कि m+1 m+2, यस मल्टीप्लाई ही है, m+n, एंड देन डिवाइडेड बाय n की पावर भी n कर दो।
और फिर पूरे की पावर 1/n। उससे क्या होगा कि ये पूरा अभी इसके साथ हम ट्रीट कर सकते हैं। ये आ गया, ठीक है। अब मैं सपोज करो इस अंदर वाली वैल्यू को कुछ भी मानू, bn मान लो इसको, ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं bn मानू, तो ये किस तरह से बन गया, bn की पावर 1/n। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी कि अगर मैं इसकी पावर 1/n के साथ ट्रीट करूंगी ना तो बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये भी थोड़ी टिपिकल है। तो हम कोचे सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट्स यूज कर सकते हैं। उसमें क्या कहता है वो, कि अगर आप लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी bn की पावर 1/n निकालो, या फिर bn, या फिर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी bn प्लस 1/bn की लिमिट निकालो, सेम आएगी। कोचे सेकंड रूट टेस्ट, सॉरी कोचे सेकंड लिमिट टेस्ट, पता नहीं मतलब, लेकिन कोचे सेकंड थ्योरम है ना ऑफ लिमिट्स, ये वाली, ये यूज करते, ये ज्यादा इजी होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ये मैंने येलो में शेड कर रखा है ये मेरा bn है, और अभी हम क्या करेंगे, इसको bn प्लस 1/bn की लिमिट निकाल देंगे, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो ये करते हैं अभी हम। तो मेरा जो bn है दैट इज m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस n, एंड दिस इज n की पावर n, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। एंड bn प्लस 1 क्या आएगा, दैट इज, अभी n की जगह n प्लस 1 रख दो, तो m प्लस 1 m प्लस 2 से लेके अब मुझे कहां तक जाना है, m प्लस n आएगा, और फिर m प्लस n माइनस m प्लस n प्लस 1 आएगा, एंड डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और इसकी भी पावर n प्लस 1। क्लियर, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, यस अभी। अब हम क्या करेंगे, bn प्लस 1/bn करना है, तो bn प्लस 1/bn, सो दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इसका मतलब क्या आएगा, m, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, चलो ऐसे करते हैं। ओके, एंड देन डिवाइडेड बाय bn, है ना। यस, तो अभी हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो बीच में ये डिवाइड की लाइन, तो उससे क्या होगा कि ये पूरा ऊपर आ जाएगा। बट अभी आप ध्यान से देखो तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो ये वाली वैल्यू ही बचेगी, और ये, ठीक है। दिस इज इक्वल टू m प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू n की पावर n, ये बचा मेरा। अब देखो, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m प्लस n प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, रुको रुको, हाँ इसको इससे डिवाइड तो कर ही सकते हैं, n n और n प्लस 1 की पावर 1। देखो मैंने क्या किया, मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, m प्लस n प्लस 1, एंड देन इसकी n प्लस 1, इसकी भी पावर n, और इसकी भी मतलब n पावर अलग कर ली और एक पावर अलग कर ली, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नीचे वाली वैल्यू को, और ऊपर था n की पावर n, इसको हम इसके डिवाइड में ले गए यहाँ पे। क्योंकि अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो ऑप्शन में ना e दे रखा है, e कैसे आता है, एक्सपोनेंशियल, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n करोगे तो एक्सपोनेंशियल आता है। ये चीज सबको याद होनी चाहिए, यही चीज यूज करेंगे अभी हम। तो यहाँ पर देखो, अभी ये किया मैंने, अब इसको आप n/n करो तो 1 आएगा, 1/n करोगे तो वही फॉर्मूला आएगा जो हमें चाहिए। तो m प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस 1/n की पावर n। अब यहाँ से n कॉमन लो, यहाँ से n कॉमन लो, तो मेरा आएगा n कॉमन लेने के बाद m/n प्लस 1 प्लस 1/n, नीचे से भी n कॉमन लिया मैंने, 1 प्लस 1/n, और जैसे ही अब ये n से n कैंसिल हो गया, और ये वाली वैल्यू सेम 1/1 प्लस 1/n की पावर n,
जैसे ही आप n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये वाली वैल्यू किस पे जाएगी, ये 0, ये 0, तो 1, ये भी 1, एंड देन इनटू 1/e, तो ये आया 1/e आंसर मेरा। ध्यान से करना, कहीं मिस्टेक ना कर दो। तो मेरा आंसर फर्स्ट है। क्लियर ना सभी को? मैं पूछ तो ऐसे कर रही हूँ क्लियर ना सभी को, क्योंकि रिकॉर्ड कर रही हूँ और आदत ऐसी हो गई है, बट फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि सोल्व करूं उसको। इसको इधर करते हैं। चलो अभी नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये भी ध्यान रखना कि ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है, तो फॉल्स वाला बताना है कौन सा है। इंटीरियर ऑफ ए सेट इज ओपन, इंटीरियर ऑफ ए सेट ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये दोनों तो ट्रू हो गए हमारे। नेक्स्ट देखो, यूजली नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं होता है, तो अगर आपको पता है कि आपके दो ऑप्शन ठीक है ना, तो ऑब्वियसली वो थर्ड वाला ही इनकरेक्ट है, तो उसने इनकरेक्ट वाला ही पूछा है। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे गलत हो गए क्योंकि ये ट्रू है। ए पी P is a limit point of set A if and only if every neighborhood of P contains one point of A। नहीं, लिमिट पॉइंट वो होता है जब every neighborhood of P will contain infinite many points of that, है ना। तो या फिर कहो कि डिलीटेड नेबरहुड एटलीस्ट एक से ज्यादा होना चाहिए, उसने बिल्कुल एक बोला है और वो भी इफ एंड ओनली इफ में बोल दिया, तो बिल्कुल फॉल्स है, मतलब ट्रू नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू, तो दिस इज हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये भी अगेन नॉट ट्रू वाला है। इफ ए सीक्वेंस एन डाइवर्जेस देन एन इज बाउंडेड बिलो बट एन अनबाउंडेड अबव। नॉट ट्रू पूछा है। अगर कोई भी सीक्वेंस आपकी इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज हो रही है तो वो बाउंडेड बिलो होगी और अनबाउंडेड अबव होगी। तो वो क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ना। नेक्स्ट, इफ ए सीक्वेंस डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो वो बाउंडेड बिलो होगी और अनबाउंडेड अबव होगी। सॉरी, उल्टा बोला, हाँ अनबाउंडेड बिलो बोला है, यस, एंड बाउंडेड अबव, यस। आगे देखो क्या बोला उन्होंने, एवरी मोन, ये दोनों तो हमारी ट्रू आंसर है, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि उसने नॉट ट्रू पूछा। एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अब देखो कोई सीक्वेंस बढ़ती जा रही है और उसने क्या कहा, अनबाउंडेड अबो, ऊपर से अनबाउंडेड है, तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बढ़ती जा रही है, तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ थोड़ी जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा वैसे तो गलत है, बट उसने गलत वाला ही बोला है कि कौन सा नॉट ट्रू है। नेक्स्ट देखो, अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ जा रही है और वो अनबाउंडेड बिलो भी है, तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, है ना। तो ये वैसे हमारा ट्रू है, बट उसने नॉट ट्रू है पूछा। ध्यान रखना, एकदम एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट, ए ज्योमेट्रिक सीरीज, देखो ये भी हमारी बुक में आंसर गिवन है कि जब आपकी मोड आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो कन्वर्जेंट होती है, जब आर की वैल्यू -1 होती है तो वो ऑसिलेट करती है, बट फाइनाइटली ऑसिलेट करती है। लेकिन जब आर की वैल्यू लेस देन -1 होती है ना, तो वो ऑसिलेट इनफाइनाइटली करती है। तो आपको सारे पॉइंट याद होने चाहिए, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले कि ऑसिलेट फाइनाइटली, तो आपको आर इज इक्वल टू -1 का पता होना चाहिए। ठीक है, जब आर की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगी तो वो डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट नहीं होती। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सारे सारे फॉर्मूले पढ़ के जाओ, याद करके जाओ, ताकि इन चीजों में ध्यान ना लगे आपका, टाइम ना लगे आपका। तो इसका ये आंसर ठीक है। आर की वैल्यू जब -1 से छोटी होती है तो वो इनफाइनाइटली ऑसिलेट करती है। नेक्स्ट, ये सीरीज दी है और देखो ये पॉजिटिव टर्म्स की ही सीरीज है, तो वापस से डाइवर्जेंट के लिए पूछ रहा है। और देखो इसकी भी पावर n दे दी, तो हम कोचे रूट टेस्ट लगा सकते हैं ना इधर। तो मैं लिख देती हूँ, ए एन मेरा क्या है, 1 + 1/n, और इसकी पावर n, और x की भी पावर n। तो कोचे रूट टेस्ट क्या कहता है कि दोनों साइड पावर n कर 1/n कर दो, तो ये भी n कैंसिल, ये भी n कैंसिल, है ना। और जब आप इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करती है, ये तो 0 बन गया, तो सिर्फ x बचा। कोचे रूट टेस्ट क्या कहते हैं, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट,
जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और जब इज इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल। तो इसने पूछा डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं पूछा, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ओके, नेक्स्ट। ये थोड़े ब्लर हैं, पता नहीं, काफी पुराने क्वेश्चन पेपर थे, तो आई होप आप लोगों को स्क्रीन पर अच्छा सा शो हो रहा होगा। मैं थोड़े जूम भी कर देती हूँ। देखो नेक्स्ट, वापिस से पूछा वही कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, बट ये काफी लेंथी होने वाला है क्योंकि इसने इज इक्वल टू 1 पे भी पूछ लिया। क्योंकि लेस देन 1 पे चलो कन्वर्जेंट आ गया, ग्रेटर देन 1 पे मान लो डाइवर्जेंट आ गया, बट इज इक्वल टू 1 पे आएगा तो उसके लिए फिर आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। इसको थोड़ा लास्ट में करेंगे, चलो लंबा हो सकता है। ये भी ऐसा ही है, इसी का ही भाई है। चलो इन दोनों को बाद में करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा x1 आपको a दिया है और xn प्लस 1 आपको, मैं लिख देती हूँ, x1 आपको a दिया है एंड देन xn प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, ये ठीक है। और उसने कहा है कि ये कन्वर्ज है, कन्वर्जेंट है। तो बेसिकली अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये क्या करेगी, किसी ना किसी लिमिट पे तो जाएगी, और वो लिमिट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो मान लो कि इसकी लिमिट है ना x आ रही है, कुछ भी लिमिट आ सकती है, तो अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो xn की जगह भी x रख दो और इसकी जगह भी x रख दो। अब दोनों साइड स्क्वायर करो, ये मेरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। देख लो कौन सी इक्वेशन है, वही तो बोला है फर्स्ट, इजी बीसी। नेक्स्ट, ये आपको एक सीरीज सीक्वेंस दी है बेसिकली, इसकी ही कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की पूछ रहा है। जब भी इस टाइप की हो ना कि वो सम की फॉर्म में दे रखी है, तो हमेशा सैंडविच रूल या फिर अपनी बुक में स्क्वीज स्क्वीज प्रिंसिपल नाम दे रखा है, उस प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, ये हमें गिवन है दैट एस एन इज इक्वल टू प्लस एंड अप टू दिस, मैं लिख लेती हूँ डायरेक्ट। एक तो आप इसका लोअर बाउंड ढूंढ लो और एक अपर बाउंड। उससे क्या होगा कि एक बार तो ये वाली टर्म सब में सब्स्टिट्यूट कर दो और एक बार ये वाली वैल्यू सब में पुट कर दो, उससे पता लगेगा। तो जब भी आप नीचे वाली वैल्यू में बड़ी वैल्यू रखते हो तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाती है ना, क्योंकि आप डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो बेसिकली। तो अगर मैं सारी जगह यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, आगे 3 आएगा, और इन सब की जगह अगर मैं n रख दूं, n क्या है, मेरी लास्ट वैल्यू, तो ये वैल्यू पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी। सो दिस वैल्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 बाय, नहीं ये वाली छोटी नहीं होगी, जो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी वो छोटी होगी, ऐसे। तो एन स्क्वेयर प्लस एन, 1 बाय एन स्क्वेयर प्लस एन, एन प्लस 1 बाय स्क्वेयर रूट ऑफ एन स्क्वेयर प्लस एन। और ये कितनी बार किया हमने सम, एन टाइम्स, और कोई भी वैल्यू को आप एन टाइम्स ऐड करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, नीचे से भी एन कॉमन ले लो। अभी नीचे से एन कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एन, क्योंकि स्क्वायर रूट, नहीं नीचे से एन स्क्वायर कॉमन लो, क्योंकि एन स्क्वायर की पावर हाफ बाहर आएगी तब जाके एन आएगा। तो नीचे अंदर से मैंने एन स्क्वायर बाहर लिया तो 1 प्लस 1 बाई एन, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर 1 बाय दिस। अब अब आप क्या करो, इसको दूसरे वे में करो। अब जो ये एस एन है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, अगर मैं छोटी वैल्यू रखूँ हर जगह, तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। ये भी कितनी बार है, एन टाइम्स। सेम चीज करो, एन स्क्वायर नीचे से कॉमन लो, जैसे ही आपने एन स्क्वायर कॉमन लिया तो नीचे बचेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर, है ना। तो इससे एन से ये कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर। तो मेरा जो एस एन है ना वो क्या आया, एस एन 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय एन, इसके और इसके बीच में आया है। एक बार मैं साइन चेंज चेक कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मेरा लेस देन है और यहाँ पर मेरा ग्रेटर देन। तो सैंडविच रूल या फिर स्क्विज प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन दोनों की लिमिट निकाल लो, और अगर इन दोनों की लिमिट सेम आ गई तो इसकी भी लिमिट वही होगी। जैसे आप n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर करोगे, मतलब तीनों साइड रख दो, n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या आएगा 1,
क्योंकि 1/√1, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn हो गया, एंड दिस इज अगेन 1। तो इसका मतलब Sn की भी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट की वैल्यू 1। सो ये हमारा कन्वर्जेंट है 1 पे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगेन फिर किसी फॉर्मूले के ऊपर बेस है। जब भी ये साइन अल्फा प्लस बीटा ये वाला फॉर्मूला होता है, तो आपको अगर इसका आंसर याद हो तो मैं एक बार देखती हूँ यहाँ पर क्या दिया है, n+1 दिया है। ध्यान से देखना अपना फॉर्मूला, और डिवाइडेड बाय दिस, बट बी फॉर्मूला होता है क्योंकि यहाँ पर माइनस आता है साइन के लिए। और अगर साइन की जगह कोस हो तो आपका ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन में आपकी बार सपोज कोस अल्फा प्लस बीटा ये सब चीजें आ रही हैं, तो आपका ये वाला आंसर आएगा। तो मेक श्योर कि आप सारे फॉर्मूले पढ़ के जाओ, मैं बार बार बोल रही हूँ। नेक्स्ट, लेट an इज इक्वल टू दिस -1 की पावर n an, बेसिकली अल्टरनेटिंग सीरीज ही है। और इसने कहा कि अगर मेरी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 पे जा रही है, तो क्या कहा, देन द सीरीज इज कन्वर्जिंग टू पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, देन इट इज कन्वर्जिंग इट और नॉट। बताओ। देखो, अगर उसकी an पॉजिटिव टर्म्स की है, अगर an मेरे सारे की सारे पॉजिटिव हैं और an टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 पे जा रही है, इसका मतलब वो डिक्रीजिंग ही हुई ना, क्योंकि वो नेगेटिव साइड से 0 की साइड नहीं आ सकती। अगर मैं अगर बताऊं आपको, इस तरह से सोचो, 0, ठीक है, उसने कहा कि सारे के सारे an आपके पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर a1 होगा, यहाँ पर a2 होगा, यहाँ पर a3 होगा, क्योंकि वो 0 पे जानी चाहिए अल्टीमेटली। उसने कहा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0, तो वो इधर आ रही है, इसका मतलब वो डिक्रीजिंग है, वो पॉजिटिव से 0 की साइड आ रही है। अगर वो ये वाली चीज ना देता, an मेरा पॉजिटिव है, तो मैं बताती हूँ क्या मिस्टेक हो सकती थी। तो आपका an यहाँ पर भी हो सकता था, और फिर वो बढ़ता जाता और 0 की साइड जा सकता था वो। तो आपका लेबनीज प्रिंसिपल काम नहीं करता। लेबनीज प्रिंसिपल क्या कहता है, वो जो रूल है वो क्या कहता है कि आपकी जो ए है ना वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए, इंक्रीजिंग नहीं। तो ये मेरी इंक्रीजिंग हो जाती और 0 की तरफ टेंड करती, फिर आप कुछ नहीं कह सकते थे कि क्या होगा, है ना। तो कन्वर्ज तो है, तो यही लिख दो ना बस। बाकी का नहीं पता हमें पॉजिटिव की तरफ जाएगी या नेगेटिव की तरफ, वी डोंट नो, एक ऑप्शन। अब हमारे जो 2 क्वेश्चंस बाकी हैं वो करते हैं, ये वाले। देखो, इसके लिए हम थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं। तो हमारी सीरीज है 1² / 2², 1² × 3² / 2² × 4², और यहाँ ओ एक्स भी है, एक्स क्योंकि एक्स पे ही तो क्वेश्चन है। देन 1² 3² 5² डिवाइडेड बाय 2² 4² 6²। और मैं आपको एक चीज और कहूंगी कि आप कुछ कुछ क्वेश्चंस खुद से करके भी जाओ, नहीं तो पेपर में आपको बहुत आलस आएगा क्वेश्चन करते हुए। तो अगर सारे ही आप देख देख के जाओगे ना तो नहीं होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। थ्योरम्स के स्टेटमेंट सारी याद करके जाओ। चलो, तो क्योंकि ये सारी पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे। तो पहले आपको ए एन निकालनी है। ए एन, ए एन में आप क्या कर सकते हो, विदाउट एक्स वाली टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हो, है ना। एक या दो टर्म निकालने या ऐड करने से कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं नेग्लेक्ट करके चल रही हूँ। तो मान लो कि ये है ही नहीं, तो मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, मान लिया। अब देखो मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, 1 और 3, ऊपर सारे ओड हैं, नीचे सारे इवन है। तो अगर 1 है तो क्या आया, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और तो आएगा मेरा 2n+1 का स्क्वायर तक। क्योंकि अगर सिर्फ 1 का स्क्वायर होता तो 2n-1 करना पड़ता, लेकिन एक ज्यादा वाला आ रहा है। डिवाइडेड में भी ऐसे ही है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और कब तक चलना है, 2n+2 का स्क्वायर। क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 + 2, है ना, और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ऐसे चल रहा है, और साथ में x की पावर n, ये है मेरी an।
अब an+1 लिखो, an+1 सेम ही होगा बेसिकली, तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और पहले 2n+1 का स्क्वायर तो आएगा ही, एंड देन आएगा 2n+3 का स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2n+2 का स्क्वायर एंड 2n+4 स्क्वायर, यस, इंटू x की पावर n+1। तो डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है, an/n+1 कर दो, तो मैं यहीं कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय an। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब देखो क्या टर्म कैंसिल हो रही है, ये सारी कैंसिल हो गई इससे, ये भी सारी कैंसिल हो गई इससे, तो ये बचा, ये बचा, ये और ये, x की पावर n से x की पावर n भी कैंसिल हो जाएगी, एक x बचेगा सिर्फ। सो दिस इज इक्वल टू 2n+3 का स्क्वायर 2n+4 का स्क्वायर एंड x की पावर 1, क्योंकि x की पावर n+1 बाई x की पावर n है ना, ये बचा। अब देखो नाउ n कॉमन ले लो, तो n की पावर 2 यहां से बाहर आएगी और यहां से भी बाहर आएगी, सो दिस इज इक्वल टू n की पावर 2 जैसे ही बाहर लिया तो 2+3/n का स्क्वायर, यहां पर भी 4/n का स्क्वायर एंड इंटू x, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। अब देखो जैसे ही आप n टेंस टू इंफिनिटी करोगे तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 2 4, नीचे भी 4x, सो दिस इज इक्वल टू x ओनली। अब डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, है ना। तो बेसिकली अगर मेरी x की वैल्यू मैंने रुको रुको an+1/an किया है ना, तो उसमें उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप ये ध्यान रखना अगर आप an+1/an करते हो तो अगर ये वाली लेस देन 1 आती है तो कन्वर्जेंट होता है, और अगर उल्टा करोगे an/an+1 तो ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट। तो मैंने an+1/an किया है, तो जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्जेंट, और जब इज इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट फेल। तो पहले तो देखो क्या बोला उसने यहाँ पे, तो लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, तो ये ऑप्शन गलत और ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब इन दोनों में चेक करना है, क्योंकि पता करना है कि इज इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ना, ये चीज चेक करते हैं। तो जब भी आपका टेस्ट फेल होता है तो आप अगले वाले टेस्ट पे आते हो, जैसे रेबी टेस्ट वगैरह हो गया, तो उसमें आपको क्या करना है, an जो an+1 आया है एग्जैक्टली उसमें से आप क्या करो, -1 करो और n से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये करते हो, फिर उसकी लिमिट निकालो, तो मेरा an/an+1 क्या आएगा, तो ये है मेरा, ये तो मेरा an+1/an है, इसका उल्टा करना पड़ेगा, वो निकालो, तो 2n+4 2n+3, तो मैं इसको लिखती हूँ 2n+4/2n+3, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर एंड -1 और पूरे की मल्टीप्लाई n के साथ, एलसीएम वेलसीएम लेते हैं फटाफट से, तो ये मेरा बनेगा 4n² प्लस चौके चौके 16 प्लस देन अगेन 16n एंड माइनस, देन फिर हमारा आएगा 4n² देन प्लस 9 एंड प्लस 4×12 डिवाइडेड बाय दिस। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, मतलब कैंसिल तो नहीं, ऐसे ही इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बस बाकी सारी टर्म्स बचेंगी। सो दिस इज इक्वल टू n, और 16 में से 9 गए 7, और ये मेरा बचेगा 16 और ये माइनस, तो माइनस के 4, ठीक है दिस। नहीं ये प्लस का आएगा, हाँ 16 - 12। अब वापिस से आप क्या करो, इसकी फिर से लिमिट निकालनी है, तो ऊपर से जितने n कॉमन आ रहे हैं उतने लो, नीचे से भी जितने n कॉमन आ रहे हैं उतने लो, तो ऊपर से मेरे यहाँ से एक और n कॉमन आएगा, एक n पहले ही बाहर है, तो n², 7 + 4 नहीं, इसके बाय में n
और इसके बाय में 1 एंड डिवाइडेड बाय, नीचे से n कॉमन लोगे तो n का स्क्वायर बाहर आएगा, तो 2 प्लस 3 बाय n का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। अब जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, यहाँ पे आएगा 4 और नीचे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, वो भी 4 आया, तो ये टेस्ट भी फेल हो गया क्योंकि इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर से अभी एक और टेस्ट आता है, आपको याद हो तो, अगर तभी कह रही थी मैं क्वेश्चन काफी लंबा है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है, ये मैं आपको समझा रही हूँ ना इसलिए लग रहा है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम n ए एन बाय ए एन प्लस 1 माइनस 1, ये जो भी वैल्यू आई है इस पूरी वैल्यू में से फिर से 1 माइनस करेंगे, पूरे की मल्टीप्लाई log n से करेंगे, फिर इसकी वैल्यू देखेंगे कि क्या आएगी। ओके, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आई थी, अभी अभी निकाली हमने ये वाली वैल्यू। सो दिस इज इक्वल टू n 7 प्लस 4n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 3 का स्क्वायर, और अब इसमें से -1 करना है ना, तो माइनस ये पूरी वैल्यू, तो माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा 4n स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12n, ये आया, और इसके साथ में लोगरिथम की मल्टीप्लाई log n। क्लियर, ठीक किया ना? हाँ, ओके, सो दिस इज इक्वल टू, देखो भाई क्या आएगा 7n प्लस 4n स्क्वेयर एंड देन माइनस अगेन 4n स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, -9 और माइनस का 12 एंड डिवाइडेड बाय 2n प्लस 3 का स्क्वायर एंड इन टू में लोगरिथम ऑफ n। चलो इससे ये कैंसिल, ये देखो क्या बचेगा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस का तो 9 और ये हमारा जो भी है माइनस का कितना बचेगा 5 5n। लोगरिथम ऑफ n। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ से n कॉमन लो और यहाँ से भी n कॉमन लो, जितने कॉमन आ सकते हैं। सो मैंने n कॉमन लिया, -9 प्लस 5 इसके बाय में n आ जाएगा एंड यहाँ से n स्क्वायर बाहर आएगा ना, तो 2 प्लस 3 बाई n इसका स्क्वायर, ये बना। बट यहाँ से एक काम करो, ये जो एक एक्स्ट्रा n आया है इसी n स्क्वायर, तो मैं इसको ना लोगरिथम के साथ लिख देती हूँ, इनटू में log n बाई n, ऐसे हो गया। तो इससे ये कैंसिल, जब भी आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये माइनस का 5/2 का स्क्वायर, जो भी है फाइनाइट नंबर आया, तो -5/4, ठीक है, जब n टेंस टू इन्फिनिटी किया। इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो कितना आएगा, पहले तो n टेंस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, एल हॉपिटल रूल लगाओ, एल हॉपिटल में ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव, अब n टेंस टू इन्फिनिटी करो तो 1 बाय इन्फिनिटी, क्या आया 0, है ना, ठीक किया ना हमने, यस, तो इनटू में 0, तो ये हमारा 0 आया, 0 का मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब कन्वर्जेंट, तो ये हमारा फाइनली कन्वर्जेंट आया है, तो इसका ये सी ऑप्शन ठीक है, डी गलत है। चलो फाइनली हो गया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना, बट आपको मेथड पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ओ, ओ देखो अभी, तो ये भी ऐसे ही होगा, तो ये मैं इरेज कर देती हूँ। इसमें कोई फॉर्मूला बनता दिख रहा है क्या आप लोगों को, 3 8 15 5, रुको रुको सोच रहे हैं, चलो ये लोग आप अपनी तरफ से करना, होमवर्क है, वैसे तो ये मिल जाएगा, आई थिंक कोई एग्जांपल या एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, तो आप ये ट्राई करना। तो पहले तो हम उससे ही कर देंगे डीएल-लम्बर्ट रेशियो टेस्ट से,
अरे इजी है, पता नहीं क्यों। हाँ, इसने nth टर्म तो दे ही रखी है ना, हमें तो nth टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। मैं वही सोच रही थी कि nth टर्म क्या आएगी, करते हैं, चलो खत्म। तो हाँ, इसने an दिया हमें n स्क्वेयर माइनस वन बाई एन स्क्वेयर प्लस वन, और यहाँ पर हर जगह ना x की पावर 2n आ रही है। तो आप एक काम करो, x की पावर 2 को y मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में भी x की पावर 2 ही है हर जगह। तो ये मैं y की पावर n लिख देती हूँ, उससे थोड़ा इजी रहेगा। चलो, अब an प्लस वन निकालो, n प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन बाय n प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पर हो जाएगा y की पावर n प्लस वन, सिंपल। और अब क्या करेंगे, an बाय an प्लस वन, है ना, डीएल लंबर्ट रेशियो टेस्ट। तो n स्क्वायर माइनस वन n स्क्वायर प्लस वन बाई n, और इनटू में ये उल्टा हो जाएगा, n प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन, एंड दिस होल एंड दिस डिवाइडेड बाय वन बाय दिस। अब देखो, एक y की पावर n से y की पावर n हमारी कैंसिल हो जाएगी, वन बाय y ही बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू ये n प्लस वन का स्क्वायर एंड n प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन एंड वन बाय वाई, ये आया। अब जैसे ही आप ना n की पावर 2 बाहर लोगे हर एक में से, तो आपका क्या बचेगा, n स्क्वायर वन माइनस वन बाई एन की पावर 2 डिवाइडेड बाय अगेन n स्क्वायर वन प्लस वन बाई एन की पावर 2। तो इससे ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली इसमें से लो, n स्क्वायर जैसे ही आप बाहर लोगे तो वन प्लस वन बाई एन की पावर 2 प्लस वन बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से भी लो बाहर वन प्लस वन बाई एन माइनस वन बाई एन का स्क्वायर इंटू वन बाई वाई। अब आप n टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा हूँ, वन वन वन, ये तो जीरो हो जाएंगे सारे, है ना। तो ये भी वन आएगा, ये भी वन आएगा, तो मैं लिख देती हूँ वन बाई वन। यहाँ पे कितना आएगा, वन, ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये भी वन आ रहा है, और वन बाई वाई। तो ये जब ग्रेटर देन वन होगा तो कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब जब y लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्जेंट। तो y का मतलब एक्स स्क्वेयर, तो जब लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट, या फिर ये वाला। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। अब इन दोनों में से चेक करना है कि इज इक्वल टू वन पे क्या आएगा। तो जब y की वैल्यू वन रखोगे तो इज इक्वल टू वन ही आ रहा है, तो टेस्ट फेल हो रहा है ना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वापस से माइनस वन करो और फिर n से मल्टीप्लाई करो और फिर चेक करो कि क्या आ रहा है। या फिर अगर आप अलग से चेक करो, अगर आपकी y की वैल्यू वन है, तो वन ही आ रहा है, हाँ ठीक है। तो ये चीज अब आप लोग चेक करोगे कि इज इक्वल टू वन के लिए आप कैसे करोगे। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख सकते हो आप कि मेरे से ये इज इक्वल टू वन वाला सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। ओके, तो आई थिंक हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो बिना किसी भी हिचक के पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप में भी और कमेंट बॉक्स में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।